अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीके लेब स्टडी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने डिस्कस किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आईडीए। आईडीए क्या होता है, आयरन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, डेफिशिएंसी क्यों होती है, कॉजेज़ क्या होती हैं डेफिशिएंसी की। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं आईडीए के लिए, और सोर्सेज क्या होती हैं आयरन को बढ़ाने की। ठीक है। अच्छा, आयरन तो आपको मैंने बताया था कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो जिस्म के लिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं आईडीए के? आईडीए के सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा होता है एक्सट्रीम फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, जिसमें कि उठा भी ना जाए ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब उठा नहीं जा रहा, बहुत डिजीनेस है और वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? वीकनेस एंड एक्सट्रीम फटीग। अच्छा, पेल कलर की स्किन हो जाती है। ठीक है, सफ़ेद स्किन हो जाती है इसमें भी, जैसे कि हमारे एनीमिया में थी ना, एनीमिया में हमारे पेल स्किन हो रही थी। ठीक है, उसी तरह जो है हमारे इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी क्या हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया है ना, आयरन का है या किसी का भी है, तो उसमें भी हमारे पेल स्किन हो गई है। ठीक है, चेस्ट पेन एज इट इज़ वही जो एनीमिया में हमारे साथ हो रहा था, हेडेक, सर में दर्द होना, और इसके अलावा फास्ट हार्ट बीट। अच्छा, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हमारे जिस्म की धड़कन तेज़ हो जाना, ये भी जो है इसका सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस कम आना, घुटन होना, तो इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना। ठीक है, कोल्ड हैंड्स, यानी कि हाथ पांव ठंडे हो जाना, हाथ पांव ठंडे होते हैं हमारे, तो क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन मैंने आपको जो है वो बहुत पहले बताया था कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, लेकिन इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन असल में होता क्या है। इन्फ्लामेशन का बस मैं इतना बता दूं कि इसमें जो है वो आपका रेडनेस वगैरह होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, और जो है पेनफुल भी हो सकती है ये ना। ठीक है। अच्छा, सोरनेस ऑफ टंग। सोरनेस ऑफ टंग क्या होती है? हमारे जो है ज़ुबान होती है ना, हमारी ज़ुबान पे जो है क्या हो जाता है, एक जलन सी होना शुरू हो जाती है, ज़ुबान पे जो है छाले वगैरह हो जाते हैं, और जो है वो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी इतनी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं? सोरनेस ऑफ टंग कहते हैं उसको। हमारी जो है ज़ुबान वो बहुत ज़्यादा जल रही है। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, टेस्ट कौन से होते हैं अगर हमने आईडीए टेस्ट करना है, अगर हमारे जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है? सीबीसी। सीबीसी होता है हमारे सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हमारे को सारी चीज़ें मिलती हैं। हेमोग्लोबिन मिलता है, आरबीसी की जो है मिकदार पता चलती है, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं उसमें कि हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है। ब्लड कम होगा तो ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा तो भी हमारे जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ब्लड कम होगा तो हेमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है वैसे ना, लेकिन होता है। आरबीसी कम हो तो हम माइक्रोस्कोपिकली अगर जब हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं ना सीबीसी में, तो हमें पता चलता है कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं है। अच्छा, रेटिक्युलोसाइट्स क्या होते हैं? रेटिक्युलोसाइट्स जो है हम ज़्यादातर जो है वो बच्चों का कराते हैं, वैसे सीवियर कंडीशन में भी कराते हैं, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनमें हम ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर रेटिकुलोसाइट्स वगैरह करवाते हैं। क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स में हमारा क्या नज़र आता है? रेटिकुलोसाइट्स में हम देखते हैं एमेच्योर आरबीसीज कितने हैं, यानी कि जब हमारी एरेथ्रोपाइसिस हुई तो उसमें जो सेल्स बन के हमारे आए, तो वो कितने जो है एमेच्योर सेल्स हैं जो कि बहुत जल्दी डेवलप होके एक मैच्योर आरबीसी बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कराते हैं? रेटिकुलोसाइट्स। इससे पता चल जाता है कि भाई अभी इमेच्योर इतने हैं, ये मैच्योर होंगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ख़त्म हो सकता है विदाउट एनी हार्ड ट्रीटमेंट। यानी कि कोई जो है हम ख़तरनाक ट्रीटमेंट देना चाहें कि भाई इसको जल्दी से कवर करना है, तो हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो फूड सप्लीमेंट दे दें या फिर कोई टैबलेट वगैरह इसके लिए दें, तो वो हम
उसको रोक सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न को तो नहीं दे सकते इतनी सारी चीज़ें। रेटिकुलोसाइट जो है वो इसलिए करवाते हैं। ठीक है, आयरन प्रोफाइल करवाते हैं जिसमें कि हमें आयरन का पता लगता है कि भाई आयरन की मिकदार कितनी है। TIBC, TIBC क्या होता है? असल में TIBC जो होता है इसको कहते हैं हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या कहलाता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आयरन की बाइंडिंग करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि आयरन जो है वो बाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसके लिए हम क्या कराते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास होता है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन क्या होता है? सीरम फेरेटिन जो है वो मेजर करवाता है कि हमारे जिस्म में आयरन की मिकदार है कितनी। ठीक है, आयरन की मिकदार का जो है हमें एक तो CBC का पता चलता है और दूसरा फेरेटिन से पता चल जाता है कि हमारे जिस्म में आयरन की मिकदार कितनी है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफेरिन, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है? ट्रांसफेरिन हमारे जिस्म में जो है वो आयरन को कैरी करता है। ठीक है, आयरन को कैरी करता है हमारे जो है वो लंग्स में, कैरी करके ले जाता है कहाँ पे? लंग्स में, लिवर में और दूसरे ऑर्गन्स में। तो ट्रांसफेरिन क्या काम करता है? आयरन को कैरी करने के, यानी कि ये जो है वो मैसेंजर तो नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये एक लॉजिस्टिक का काम कर रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक काम कर रहा है, हमारी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाके जिसको ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करना। तो ट्रांसफेरिन हम करवाते हैं, क्योंकि ट्रांसफेरिन की वजह से तो हमें आइडिया नहीं आ रहा कि ये जो है वो ट्रांसफ़र ही ना कर पा रहा हो। ठीक है, अच्छा इसके आयरन के हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं जिससे जो है हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को जो है बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें, यानी कि हम टैबलेट ना खाएं। अगर हमें थोड़ा बहुत आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शुरू हुआ है, हमारी अगर 12 HB थी तो उसमें हमारी HB जो है वो कितनी हो गई? 11 हो गई, 10 हो गई। अगर फीमेल में नॉर्मल 11.5 है या 11 है तो उससे गिर के वो 10 या 9 हो गई। तो उस सूरत में हम जो है वो अगर हल्की फुल्की हमारी आयरन डेफिशिएंसी हुई तो उसमें हम किस तरह से जो है वो आयरन को इंटेक कर सकते हैं, वो कौन से फूड्स हैं। अच्छा सबसे पहले हमारे पास आता है मील्स, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, फ़िश में सबसे ज़्यादा होता है, मीट में होता है, गोश्त वगैरह में लेकिन कुछ जो है वो बाकी अगर हम फ्रूट्स में देखें तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा आयरन हमें किस में मिलता है? एप्पल में मिलता है, बनाना में मिलता है, पोमीग्रेनेट्स में मिलता है। ठीक है, एप्पल, बनाना और पोमीग्रेनेट्स तो हर कोई खाता ही है और हमें चाहिए कि ये अपनी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यकीनी बनाएं कि एप्पल, बनाना या पोमीग्रेनेट इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खा लें, जिससे कि हमारी सोर्स ऑफ आयरन पूरी हो सके। ठीक है, हमारी आयरन की जितनी हमारे ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत जो है इन चीज़ों से पूरी हो जाए, अगर कोई गोश्त वगैरह नहीं खाता तो। अच्छा तीसरा है जो है वेजिटेरियन, जो कि देखा है आपने कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं कुछ और कुछ नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो कि गोश्त नहीं खाते ना। तो गोश्त ना खाने वालों के लिए सब्ज़ियों में कौन कौन सी ऐसी सब्ज़ियां हैं कि जिसमें हमें ये सब आयरन मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पीस, जिसको हम कहते हैं मटर। ठीक है, मटर में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन मिलता है। इसके अलावा हमारे पास आता है स्पिनिच क्या होता है? पालक में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन मिलता है। अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोकली क्या होता है? फूल गोभी में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको खाने से हमारी आयरन की कमी पूरी हो सकती है बग़ैर किसी दवा के। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डालें ताकि हमें आयरन जैसी जो है वो बीमारी से ना निपटना पड़े। ठीक है, बल्कि इसका मूवी ना देखना पड़े। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जो हो गए कॉजेज़। अच्छा एक मेन चीज़ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो बहुत ज़्यादा होती है वो किस में होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा जो होती है वो प्रेगनेंसी में,
जिसमें कि डॉक्टर्स जो है वो आपको क्या देते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं ना डॉक्टर, तो ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी कमी होने का ख़तरा होता है। तो हमें चाहिए कि प्रेगनेंसी में जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आयरन सप्लीमेंट्स की। पहले से पहले दूध वगैरह ये वो गोश्त वगैरह फ्रूट वगैरह आप देंगे तो उसमें जो है वो प्रेगनेंसी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि फ़ीमेल्स को जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स देना पड़े। लेकिन आयरन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में। और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अब जब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, यानी कि 7 डेज़ को क्रॉस करके वो 10 to 20 डेज़ भी हो जाती है ना, कभी कभी बढ़ जाती है किसी वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो अगर वो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो चुका। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जो है लेडीज़ को चाहिए कि इसमें आयरन सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें, फ्रूट वगैरह, गोश्त, सब्जियां ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें आयरन भी हो, ताकि फूड आयरन सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, ठीक है। ये तो हो गया ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, ये जो मैंने समझाया ये आप जो है वो पिछली वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा ये सारा। ये तो हो गया यहाँ तक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इंशाल्लाह हम अगली मर्तबा जो है वो दूसरा हमारा एक चीज़ और थी, क्या था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अलावा हमने पढ़ा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंशाल्लाह अब हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक हमारा होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों होता है, क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या कॉज होती हैं, कैसे ख़त्म हो सकता है, तो ये सारी वजूहात हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। ये था टोटली इंट्रोडक्शन टू एंड IDA और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, इन फ़ी अमानिल्लाह।